डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। स्टूडेंट्स, आई होप आप मुझे सब सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम वसु कटारा है। स्टूडेंट्स मुझे वीके सर कहते हैं। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है। एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें अगर मैं ऑडिबल विजिबल दोनों हूं। दोस्तों, आज की हम क्लास लेकर आए हैं आपके लिए सिविल सर्विस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्लास है सिविल सर्विस एग्जाम। ये क्लास आपके लिए ईपीएफओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेन फोकस हमारा सिविल सर्विस एग्जाम है, बट ये क्वेश्चंस जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे यार, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक आपका सदाबहार है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज अ important topic which is present in all the competitive exams, major competitive exams in our country. This is what we are going to discuss now. हम ये डिस्कस करने वाले हैं आज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1931-1947। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले क्वेश्चन के साथ हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इज कम्युनल अवार्ड फर्स्ट, सेकेंड इज पूना पैक्ट, third is third round table conference, and fourth one is 3rd June plan. Consider the correct chronological sequence of the events given above. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक पंचाट, पूना समझौता, तीसरी गोलमेज सम्मेलन या 3 जून योजना। उपयुक्त घटनाओं को सही काल क्रमानुसार लगाएं प्लीज। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अपना टाइम लीजिए, सोचिए इसके बारे में। हायर ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत है। दिवम शर्मा, देखिए बेटा, दिवम हिस्ट्री के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनडीए की भी तैयारी कर रहे हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है, पर वैसे स्पेसिफिकली सिविल सर्विस एग्जाम की ऑडियंस के लिए है। पर यार, हिस्ट्री एनडीए की, सीडीएस की, सीएपीएफ की, अलग अलग एग्जाम्स की काफी हद तक कॉमन है, राइट? तो दिवम, आप देखिए, आई होप आपको ये एनडीए में भी हेल्प करेंगे, विच आई एम वेरी श्योर कि करेंगे। ईपीएफओ एग्जाम, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे बिहार हो, यूपी हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस रेलेवेंट है। प्लीज आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, अशोक माहे प्लीज क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मीशा सक्सेना सिंह ए, दीपाली सिंह नो आइडिया, तो शी इज स्किपिंग बेसिकली। गाइज, अगर आप इनके मेरे को ईयर्स भी बताएंगे तब भी अच्छा रहेगा। हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम बेसिकली बेटा, हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक जो फैक्ट है वो भी बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करो इसके अंदर यार, मेरे को इसका आंसर देने की कोशिश करो। प्लीज डू पार्टिसिपेट, प्लीज डू पार्टिसिपेट गाइस। यस, देखो देखो देखो, 20 सेकेंड्स ले लो। एक आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एंड आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन वेरियस यूपीएससी एग्जाम्स। मैं इस क्वेश्चन को सोच देख जिस तरीके से एनालाइज कर पाया हूं, ये अलग अलग यूपीएससी एग्जाम्स में पूछना संभव है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्लीज इसका जवाब देने की कोशिश करें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू द करेक्ट आंसर इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। देखिए देखिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर ए है। 1 2 3 4, सिंपल। बट इतना भी सिंपल नहीं है। देखो, कम्युनल अवार्ड, ये कोई अवार्ड नहीं था, ये कोई ट्रॉफी नहीं थी। कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को, ईयर इंपॉर्टेंट, साल इंपॉर्टेंट है, बस डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 1932 के अंदर कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी। कम्युनल अवार्ड में क्या किया, देखो, ये सांप्रदायिक अवार्ड या जो कम्युनल अवार्ड था, ये कोई अवार्ड नहीं था, बार बार बता रहा हूं। इसके अंदर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था राम से मैकडोनाल्ड,
इन्होंने राम से मैकडॉनल्ड ने भारत के अंदर दलित आबादी के लिए पृथक चुनाव व्यवस्था, जिसको इंग्लिश में सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, या पृथक मतदान व्यवस्था अनाउंस करी। सेपरेट इलेक्टोरेट अनाउंस किया था दलित पॉपुलेशन के लिए 1932 16 अगस्त को, जिसके अंदर यह बोला गया कि एक सीट पे एक दलित नुमाइंदा खड़ा हुआ है, तो सीट पे सिर्फ और सिर्फ जो दलित आबादी के लोग हैं वही वोट डाल सकते हैं। ठीक है, आमतौर पे क्या होता है, अगर कोई सीट रिजर्व भी होती है दलित के लिए, तो उस पर दलित, जनरल, मुस्लिम, हिंदू, सिख हर व्यक्ति वोट डालता है। पर इसका विपरीत किया था, दलित को पृथक चुनाव व्यवस्था दी थी कम्युनल अवार्ड 1932 के अंदर राम से मैकडॉनल्ड की सरकार ने। इसके बाद हुआ पूना पैक्ट, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। पूना के अंदर क्यों हुआ? गांधी जी पूना की यरवड़ा जेल के अंदर बंद थे, और ये वही जेल है जहां पे संजय दत्त भी रहे थे। तो यरवड़ा जेल के अंदर 1932 में ही, पर ये महीना था सितंबर का, जहां पे दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया था, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बैठक के बाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की और गांधी जी की बैठक के बाद यह फैसला निकला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो खत्म कर दिया जाएगा। सेपरेट नहीं होगा, पृथक नहीं होगा, संयुक्त होगा, जॉइंट होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट होगा। मतलब एक सीट पे जिसपे कोई दलित व्यक्ति खड़ा हुआ है, उस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे हिंदू में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति वोट कर पाएगा। और प्रांतों के अंदर जो चुनाव होने वाला है उसमें 31 सीटें आरक्षित थी या रिजर्व थी दलितों के लिए, जो कि बढ़ा के 147 कर दी थी, लगभग दुगनी से ज्यादा ही कर दी थी बल्कि। तो ये आपका पूना पैक्ट में बोला गया था। फिर इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के अंदर हुई थी। और प्लीज 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 याद रखिएगा, ये मेरे हिसाब से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित है पूछा जाना, कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस पार्टिसिपेट करी थी, अटेंड करी थी, सेकंड, और वो भी गांधी जी के अध्यक्षता में। सिर्फ और सिर्फ कुल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई है? तीन। उसमें से सिर्फ एक में, सिर्फ दूसरी गोल मेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, सम्मिलित हुए थे। और फाइनली 3 जून प्लान। अब आप कहेंगे सर ये 3 जून, ये क्या प्लान है, ये कौन सी तारीख है 3 जून? तो 3 जून प्लान 3 जून 1947 का भारत के विभाजन का, भारत के पार्टीशन का प्लान था, जिसमें भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, पाकिस्तान और भारत, और दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंस देकर, ऑटोनॉमी देकर, स्वायत्तता देकर, स्वतंत्रता देकर अलग देश बना दिया गया था। और ये 3 जून प्लान के निर्माता और निर्देशक, जिनका ये आइडिया था, 3 जून प्लान 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को दिया गया था, वो थे भारत के आखिरी अंग्रेज वाइसरॉय या गवर्नर जनरल, जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबैटन। प्लीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। करेक्ट सीक्वेंस है 1 2 3 4, करेक्ट आंसर है ए। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, प्लीज इनको रिवाइज जरूर से करिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पर विश्वास करिएगा मेरा, ये क्वेश्चन राजाजी फॉर्मूला या CR राजगोपालाचारी के फॉर्मूला के बारे में, 1944 के अंदर राजाजी फॉर्मूला के नाम से जो बहुत फेमस है, उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सारे हम चुन चुन के सवाल लेकर आए हैं, सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एंड दीज आर एक्सट्रीमली गुड, बिलीव मी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? मुस्लिम लीग शुड एंडोर्स इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेट विद कांग्रेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोविंशियल इंटरिम गवर्नमेंट फॉर द ट्रांजिशनल पीरियड। सेकंड स्टेटमेंट, a commission would be formed to demarcate the contiguous districts in the northwest and the northeast India having Muslim population in majority at the end of the World War II, and plebiscite should be held in those areas to decide the question of separation from India of all inhabitants on the basis of adult suffrage. The transfer of population should be purely voluntary. Which of the following statements given above is are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, all of the above. राजाजी फॉर्मूला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुस्लिम लीग को भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए और समकालीन अवधि के लिए एक अंतरिम
सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात मुस्लिम बहुल आबादी वाले उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व भारत के जिले के सीमांकन के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए और वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी निवासियों के लिए उन क्षेत्रों में जनमत संग्रह आयोजित किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे सब या तो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या तो कोई और अलग देश चाहते हैं। और तीसरी बात, जनसंख्या का स्थानांतरण विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक होना चाहिए। कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा। आई होप आप सब ने अपना आंसर इन बिटवीन सोच भी लिया होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मॉल है, आपको दिख नहीं पा रहा? रुकिए रुकिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है देखने में, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं जूम कर रहा हूं, चिंता ना करें आप बच्चे। शांत बेटा शांत, कर कर। आई होप अब क्लियरली आपको दिख रहा होगा। प्लीज इस क्वेश्चन को देखें और इसका सही जवाब देने का प्रयास करें। अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं डियर स्टूडेंट्स। काफी हमने समय लगाया इस सवाल के ऊपर। आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा, अपना जवाब डिसाइड कर लिया होगा। तो मैं अब आपको इसका सही आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है डी। ये सारे कथन सही हैं और आपको इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं स्टेटमेंट के माध्यम से मैं राजा जी फॉर्मूला के बारे में बताता हूं। राजा जी फॉर्मूला क्या था? राजा जी फॉर्मूला, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सी राजा गोपालाचारी एक फॉर्मूला लेकर आए थे। सी राजा गोपालाचारी गांधी जी के रिश्तेदार भी थे और कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत गद्दावर नेता भी थे। ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक डेडलॉक, एक प्रतिशोध बना हुआ था, एक डेडलॉक बना हुआ था, उसको तोड़ना चाहते थे। इनकी मांग ही यही थी कि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो एक डेडलॉक बना हुआ था वो तोड़ना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने अपना सुझाव दिया कि एक बारी वर्ल्ड वॉर 2 जो चल रहा था इस दौरान, विश्व युद्ध द्वितीय, वर्ल्ड वॉर 2 जो चल रहा था इस दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग उस गतिरोध को खत्म करने के लिए साथ मिलके आ जाएं, अंतरिम सरकार बनाएं और उस अंतरिम सरकार के तहत कुछ समय के लिए टेम्पररी, अस्थायी तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट चलाएं भारत के अंदर। और इसके बदले इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार चलाएं और इसके बदले एक बार विश्व युद्ध 2 खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 गेट्स ओवर, उसके बाद इंडिया के अंदर, इंडिया के अलग अलग जगहों पे प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह किया जाएगा। जैसे कि भारत के वेस्टर्न पार्ट में जहां पे पंजाब आता है, पंजाब में जनमत संग्रह कराया जाएगा और अगर वहां की आबादी पाकिस्तान या अलग देश के पक्ष में वोट करती है तो अलग देश बना दिया जाएगा। और यही बात भारत के नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट
जो कि आज का बंगाल का हिस्सा है, वहां पे भी कराने की बात करी थी। ठीक है, और उसी बेसिस पे हम स्वायत्तता वाले दो अलग देश बना सकते हैं या दो अलग केंद्र बना सकते हैं। ये फैसला राजा जी फॉर्मूला के अंदर उन्होंने, राजा जी का सुझाव था, पर फैसला इस पे ये रहा, डिसीजन ये रहा कि राजा जी फॉर्मूला फेल हो गया, एक फेलियर था, क्योंकि न कि कांग्रेस ने स्वीकार किया, न ही मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। इसका आंसर मैंने आपको बताया। थर्ड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937, which of the following statements is not correct? The elections was held in 11 provinces of India. Muslim League got majority of Muslim votes. Only about 10 to 12% of the population enjoyed the right to vote, and Congress performed badly in the constituency reserved for Muslim. 1937 के प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछा है आपसे। भारत में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। मुस्लिम लीग को बहुसंख्यक मुस्लिम वोट मिले। केवल 10 से 12% लोगों ने मतदान के अधिकार का उपयोग किया था, और कांग्रेस का मुसलमानों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन हियर इज इनकरेक्ट? दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। प्लीज अपना रिस्पॉन्स दें इस सवाल के बारे में। क्विकली और जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। गुड, बाकी लोग भी प्लीज अपना रिस्पॉन्स दें जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो गाइस लेट मी टेल यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बताता हूं इनमें से सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, मुस्लिम लीग गॉट मेजॉरिटी इन ऑफ मुस्लिम वोट्स। ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने माना मुस्लिम लीग अट्रैक्ट करती थी मुस्लिम पॉपुलेशन को, पर यह स्टेटमेंट गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 11 अंग्रेजी प्रांतों के अंदर चुनाव करवाया गया था, 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें से कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस की परफॉर्मेंस वाज रियली वेल इन नियरली ऑल द स्टेट्स। पर पहली बार जो ये प्रांतों में चुनाव हुए थे, कुछ खास प्रांत थे जैसे कि मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है, बंबई, इन सारे इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन वाकई बहुत अच्छा था। और पर इस टाइम पे अगर आप सोच रहे हैं चुनाव हुए थे तो क्या सबने वोट किया था? नहीं, सिर्फ भारत की 10 से 12% आबादी, 10 to 12% पॉपुलेशन, जो कि 10 to 12% सिर्फ भारत की 10 से 12% आबादी यार, जो कि या तो ज्यादा शिक्षित हैं या एजुकेटेड हैं बहुत ज्यादा, जो कि प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, बहुत ज्यादा जमींदार हैं बड़े बड़े, या बहुत धनी हैं, दे आर वेरी रिच एंड वेल्दी। सिर्फ इन लोगों को आज्ञा थी चुनाव में वोट डालने की। और कांग्रेस ने उन एरियाज के अंदर जो कि मुस्लिम्स के लिए आरक्षित हैं, जो कि मुस्लिम्स के लिए आरक्षित हैं, वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। सुनिए, 1937 में जो चुनाव हुए 10 से 12% लोगों ने वोट किया, मैंने अभी बताया आपको। कांग्रेस ने इलेक्शंस के अंदर काफी अच्छी तरह से जीत प्राप्त करी है। लगभग 5 प्रांतों में, 11 में से 5 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत मिली। ठीक है, सरकार भी बनाई अपनी। पर जहां पे जो क्षेत्र, जो निर्वाचन क्षेत्र थे मुस्लिम्स के लिए, वहां पे उतनी सीटें कांग्रेस के पास नहीं मिल पाई, इसलिए डी स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी स्टेटमेंट सही है। पर कांग्रेस गॉट, मुस्लिम लीग गॉट मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट, दैट इज नॉट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन हमने देखा, हम सीधा फोर्थ पे बढ़ते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन बात करता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। It was formed in 1934 in Bombay under the leadership of Jay Prakash Narayan, JP Narayan, Acharya Narendra Dev and Meenu Masani. Second statement कहता है बेटा आपका, it decided to work independently out of the Indian National Congress for the cause of Indian laborers and farmers. Which of the following statement given is above are correct? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1934 में जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के नेतृत्व में बंबई के अंदर हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसने भारतीय मजदूर और किसानों के हित की रक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर काम करने का निर्णय लिया था। कथन कौन सा है सही? इसका मुझे जवाब दें जल्दी से जल्दी, क्विकली। और बहुत अच्छा और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछा है अपने सिविल सर्विस एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, और अभी भी पूछे जाने की संभावना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो प्लीज जवाब दीजिए गाइस, जल्दी से जवाब दीजिए। और अब मैं आपका नाम भी लेके पुकारूंगा, जो लोग सही जवाब देंगे उनको उनकी तारीफ भी करूंगा। बट हाँ, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता हूं। रीजन बीइंग क्या, रीजन उसका ये है कि अगर एक व्यक्ति का मैंने नाम लिया सही जवाब लेने का, तो मैं बेसिकली डिसइंसेंटिवाइज कर रहा हूं उस व्यक्ति को जो गलत जवाब देता है। मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं, प्लीज आप अपना आंसर दीजिए। गलत सही से फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर तो दो यार, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपको प्रेरित करता हूं, वोट अपना आंसर दीजिए। तो प्रिंस कुमार सी कह रहे हैं, दीपाली भी सी कह रही है, प्रतिभा सी, विकास अरोड़ा सी, शशि वालिया सी, फॉरेंसिक ब्रेन इज ऑल्सो सेइंग सी, देविका सी, अलेख्या मिकाला सी। Others also quickly try to give me your answer. Thereafter we'll move ahead. और प्लीज यार, जब आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए और ये अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी, आपके मित्रगण भी जुड़ पाए और इस क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए हम सबके साथ। ठीक है, और अब इसका मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर ए है, सी नहीं है। देखो, बोथ 1 and 2 ना हर जगह सही नहीं होता, ये सिद्धांत छोड़ दो। बोथ 1 and 2 हर जगह सही नहीं होता है, ये सिद्धांत छोड़ दो। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। 1934 में बॉम्बे के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, बिल्कुल बनी। पर ये पार्टी, आप वेन डायग्राम तो अब सब लोग जानते होंगे, है ना? तो ये है वेन डायग्राम इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। समझे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर रहकर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, ये मैं बताना चाह रहा था। 3 व्यक्ति, 3 नाम मुख्य जो है इससे जुड़े हुए थे। 3 मेन पीपल वर एसोसिएटेड विद द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। द नेम्स वर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी। एब्सोल्युटली यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट इट वर्क इंडिपेंडेंटली? नो, नॉट एट ऑल। स्वतंत्र तौर पे नहीं इसने काम किया, इसने कांग्रेस के अंदर रहकर, कांग्रेस का हिस्सा बन के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए मतलब कार्य किया, ताकि उनको बेहतर, हमारे समाज में एक बेहतर हम रास्ता दिखा पाए समाज को। 1934 में बॉम्बे के अंदर बना था। ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन आवर कंट्री। लोकतांत्रिक समाजवाद का निर्माण हो भारत देश के अंदर, ये इनका मुख्य काम था। ठीक है यार, अब आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। सीधा हम 5th क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। Which among the following was the reason of the resignations of the Indian ministers in all the provinces in the year 1939? Governor refused to act as a constitutional head. Center did not provide the required financial help to provinces. Governor General converted Indian administration from federal to unitary one because of the beginning of the Second World War. India was declared a party to the Second World War without the consent of the provincial governments. वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्री द्वारा त्याग पत्र। 28 महीने मंत्रालय चलाने के बाद भारत के जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, सबने त्याग पत्र दिया। कारण क्या था? पहला, राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया था। दूसरा,
केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान किया था। तीसरा, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक में परिवर्तित कर दिया था। चौथा, प्रांतीय सरकारों को इनकी सहमति के बिना भारत को विश्व युद्ध का पक्षधर घोषित कर दिया था। देविका जी कह रही हैं सी, प्रिंस कुमार सी, मीशा सक्सेना डी कह रहे हैं, विकास अरोड़ा इज सेइंग डी, दीपाली इज सेइंग डी। बाकी लोग भी अपना जवाब दें, सही हो गलत हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अपना जवाब जरूर से दीजिएगा। 1939 ने 1937 के चुनाव के बाद 28 महीने तक कांग्रेस ने अलग अलग प्रांतों में सरकार चलाई, 28 महीने, पर उन्होंने अचानक से 1939 में अपना त्याग पत्र दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। उसके कारण पर हम चर्चा कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजंस बिहाइंड इट। सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका सही जवाब मेरे दोस्तों डी है। तो नरेंद्र ने डी सही कहा है, हेमंत कुमार ने डी सही कहा है। डी इज करेक्ट बिकॉज, ध्यान से समझिएगा, 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अब ध्यान से सुनिए, इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट सेशन चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से 1937 में चुनाव करवाया। 1937 में चुनाव हुआ, कांग्रेस ने काफी प्रांतों में सरकार बनाई। उन सरकारों ने 28 महीने तक अपनी सरकार या अपनी मंत्रिमंडल को चला के रखा। 1939 में कुछ समय पहले विश्व युद्ध दूसरा, जो जर्मनी एंड ब्रिटेन के बीच में स्टार्ट हुआ था, उसमें जो ब्रिटेन ने कह दिया कि इंडिया भी ब्रिटेन के साथ मिलकर विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर रही है। हमने कहा ऐसे कैसे बे, ऐसे तो नहीं कहा, बट हाँ मतलब हाउ डेयर यू, इंडिया डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो इस वजह से 1939 के अंदर 28 महीनों के बाद कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करने के लिए रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इसी बात पे मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग की हार हुई थी 1937 के चुनाव में, एक कारण यह था, और मुस्लिम लीग ने झूमते हुए खुशी में डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया। ये एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, इतनी गहराई में आपको यूट्यूब पे कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो हमारा चैनल आपके लिए है। मात्र प्रिपरेशन करनी है नाम मात्र के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कहीं भी जा सकते हो, पर हमारे यहाँ आपको इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट मिलता है। 6th क्वेश्चन, which one among the following was not a proposal of the cabinet mission plan 1946? निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? The Constituent Assembly was to be constituted on the democratic principle of population strength, provision for an Indian union of provinces and states. All the members of the Constituent Assembly were to be Indians, and British government was to supervise the affairs of the Constituent Assembly. लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध, संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था, और संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। ठीक है, ठीक है। यस प्रिंस कुमार, आप पढ़ते रहिए, लर्न करिए यार, दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल। यार ये सेशन ना, जिसका सिविल सर्विस एग्जाम या कोई भी अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी प्रिपरेशन शुरू हुआ है या शुरू भी नहीं किया है, तब भी काम के हैं, क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज भी दी जाती है मेरे द्वारा। मैं अज्यूम करता हूं कि वहां पे लोग बिगिनर टू इंटरमीडिएट तो है ही है, एडवांस ना भी हो तो बिगिनर टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हमारी क्लास में बैठे हैं। मैं किसी को जज नहीं करता हूं अगर जानकारी का अभाव होता है आपके अंदर, इसी वजह से, राइट। इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें, 30 सेकंड्स लीजिए।
और मुझसे पूछा जा रहा है डिलीवरेंस अग्रहारी जी के द्वारा कि डिलीवरेंस मतलब, यार मुस्लिम लीग ने ना मुक्ति का दिन, मुक्ति मिल गई कांग्रेस से, इसलिए डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था। ठीक है, गुड गुड। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज इसका जवाब दें। आप 10 सेकंड आखिरी ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको सही जवाब बताता हूं। गाइस प्लीज 10 सेकंड्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। नहीं पता फिर मैं इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, बाकी स्टेप्स के बारे में, बाकी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। ठीक है, मैं देख रहा हूं आप लोगों ने, काफी लोगों ने डी में जवाब दिया है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इनमें से कौन सा प्रपोजल या इनमें से कौन सा प्रस्ताव नहीं था। डी नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि अंग्रेजी सरकार भारत की संविधान सभा के ऊपर नियंत्रण या पर्यवेक्षण करेगी, सुपरविजन करेगी। एब्सोल्युटली नॉट। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी फॉर्म्ड। A constituent assembly was to be formed as per the cabinet mission plan on the basis of autonomy. स्वायत्तता के सिद्धांत पे संवैधानिक सभा का निर्माण करने की बात करी थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ने। तो ये तो गलत हो गया, बाकी सही है। एक संविधान सभा की बात करने की मांग स्वीकार की गई थी, एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेंथ। भारत के अंदर हर 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति संविधान सभा में, मतलब 1:1 लाख। भारत के अंदर इस टाइम पे 38 करोड़ की आबादी थी, खुद सोचें। मैं 1946 की बात कर रहा हूं, जब भारत स्वतंत्र होने वाला था। 38 करोड़ की आबादी के लिए 38.9 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी। हर 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति, एक नुमाइंदा होता। तो इस तरीके से टोटल 389 representatives were elected and sent to the constituent assembly। 389 में से 292 प्रोविंसेस के थे, भारत के प्रांतों के में थे। ठीक है, और 4 थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, CCP कहता हूं मैं इन्हें, जिसमें ABCD, अजमेर बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटका के अंदर, और दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली, ये 4 प्रांत आते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। CCP मुख्य आयुक्त के प्रांत, जो कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश की तरह थे, और बाकी रिमेनिंग 93 वुड कम फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट। तो बिल्कुल आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से इसमें सम्मिलित लोग थे। प्रोविजन फॉर इंडियन यूनियन ऑफ प्रोविंसेस एंड स्टेट, बिल्कुल एक केंद्र, एक संघ बनाने की बात करी थी प्रांतों और राज्यों का। और सी कहता है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज वर टू बी इंडियंस, भारतीय होंगे सारे सदस्य संवैधानिक सभा के, बिल्कुल अंग्रेज नहीं होंगे, भारतीय होंगे। तो ये कथन भी सही है। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर गोइंग टू बी इंडिजिनस इन नेचर। So yes, this is what the feature of cabinet mission plan are, and this one is not the objective, so I've already answered it properly for you. Let's move on to the 7th question। सातवें को, और यार ये वाकई में ना 30 सेकंड का क्वेश्चन है। मैं गिनती से 30 सेकंड का टाइमर लगा के आपको ये रखता हूं। बताएं प्लीज। हेमंत कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर ये सारी बातें पता थी तो ठीक है। बताइए हेमंत कुमार, इसका आंसर बताइए। प्लीज 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 गाइस, बताइए, इसका जवाब दीजिए। Who publicly expressed his displeasure during the Quit India movement of 1942 when Gandhiji asked the students to boycott schools? मदन मोहन मालवीय, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सार्वजनिक तौर पे नाराजगी व्यक्त करी थी जब महात्मा गांधी या बापू ने छात्रों को स्कूल से बहिष्कार करने के लिए कहा? विकास अरोड़ा कह रहे हैं सी। हेमंत कुमार, आपसे जानना चाहता हूं,
प्लीज बताएं जल्दी। अरुण कुमार कह रहे हैं बी, वर्षा सिंह कह रही हैं सी। ओके, गुड। दीपाली गर्ग कह रही हैं डी। हेमंत, आपका आंसर अभी तक नहीं आया बेटा, आपको थोड़ी जल्दी हो रही थी। नरेंद्र कह रहे हैं सी, शशि वालिया कह रही हैं बी, हेमंत कुमार रानाडे कह रहे हैं इसका करेक्ट आंसर है बेटा ए। आप लोग जल्दी 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 कहते हो, आप लोगों को पता भी है गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो चुकी है इस समय तक। 1942 की बात कर रहा हूं, ये तो 1915 में ही स्वर्ग सिधार गए थे यार। तो गलत जवाब देना ही है तो दो यार, पर समझो तो कॉन्सेप्ट। ये बेकार की बातें नहीं करिएगा बीच में कि सर आगे बढ़िए, अगला सवाल पे बढ़िए। गलत जवाब भी दोगे खुद ही खाई में गिरोगे। मत गिरो खाई में, मेरी ये रिक्वेस्ट है, खुद भी मत गिरो, दूसरों को भी मत गिराओ। क्या महादेव गोविंद रानडे इस टाइम तक जीवित थे, जो आपका आंसर है? व्योमेश चंद्र बनर्जी तो 1885 के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे पहले। इतना दिमाग से लॉजिक लगा लेते तो ये सवाल अपने आप ही हल हो जाता। मदन मोहन मालवीय बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निर्माता थे, शिक्षा जगत से जुड़े हुए थे। तो क्या ये नहीं बोलेंगे गांधी जी के खिलाफ? हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, हिंदू महासभा वैसे ही गांधी जी की, वैसे ही कांग्रेस की बुराई करती थी। यार थोड़ा इस्तेमाल करिए दिमाग का, और प्लीज टीचर को मत बताइए कैसे पढ़ाना है। आप पढ़ना चाहें पढ़िए, जा सकते हैं। करेक्ट आंसर है मदन मोहन मालवीय, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हेड थे, कांग्रेस का विरोध भी करते थे। उन्होंने, गांधी जी ने जब आह्वान किया, गांधी जी आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बॉयकॉट देयर स्टडीज एंड लीव देयर स्कूल्स एंड एंटर इनटू नेशनल पॉलिटिक्स। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर, राष्ट्रीय हमारी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसके अंदर जुड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया। तब जाके मदन मोहन मालवीय ने उनकी मुखालफत करी, उनका विरोध किया, उनके खिलाफ डिस्कंटेंट एक्सप्रेस किया। तो यार इतना भी लॉजिक लगा लेते ना कि ये सारे लोग तो अब तक मृत हो चुके होंगे, कुछ नहीं पता आपको, तो अपने आप ही आंसर मिल जाता। बट वही है, आई एम टेलिंग यू द ट्रिक्स टू हाउ टू फाइंड दीज आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, और प्लीज। July 31st, 1937, Gandhiji published an article in the Harijan. On the basis of this article, All India National Education Conference was organized on 22 and 23rd October 1937, called the Wardha Education Conference. Which of the following resolutions were not taken at the Wardha Education Conference? ठीक है, ये आपके पास कुछ प्रस्ताव दिए हुए हैं जो कि वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में लिए गए थे। सॉरी अब इनमें से आपको बताना है कौन सा एक्चुअली प्रस्ताव नहीं था। अगर आपको एक क्वेश्चन सही से दिख नहीं पा रहा है, मैं तो थोड़ा जूम भी कर देता हूं आपके लिए। लेट मी जस्ट क्विकली जूम इट फॉर यू ऑल्सो। आई होप दिख पाएगा, बट स्टिल मुझे अगले 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड में इसका जवाब चाहिए आप सबसे। सही दें गलत दें कोई बात नहीं, पर इसका जवाब जरूर से दें। आई होप अब आपको दिख पा रहा होगा पूरा क्वेश्चन। ओके, मीशा कह रही हैं ए, परहैप्स। ओके, देविका ए, विकास अरोड़ा ए, दीपाली इज कंफ्यूज बिटवीन ए एंड डी। ओके, संकल्प इज सेइंग डी। वेलकम संकल्प। गाइस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, मैं अब आपको बता रहा हूं इसका सही जवाब क्या है। सुनिए मेरी बात, मैं समझाऊंगा भी इस कॉन्सेप्ट को आपको, चिंता ना करिएगा। द करेक्ट आंसर इज डी। सुनिए क्यों है, सुनिए सुनिए सुनिए। गांधी जी की एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था, या एक पत्रिका आती थी जिसको गांधी जी छापते थे, जिसका नाम था हरिजन। हरिजन शब्द वो यूज करते थे दलित के लिए, और दलितों को हरिजन कहते थे कि हरि मतलब लॉर्ड विष्णु, उनके बच्चे, उनके चिल्ड्रन, ठीक है, हरिजन। तो
इस आर्टिकल के अंदर गांधी जी ने एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो कि 22 से 23 अक्टूबर 1937 वर्धा कौन से हमारे स्टेट के अंदर आता है, महाराष्ट्र या एमपी? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए इन्होंने कुछ सुझाव दिया। इस सुझाव में इन्होंने गांधी जी ने शिक्षकों के परिश्रमिक का संकल्प, मतलब रेजोल्यूशन ऑन टीचर्स रेम्युनरेशन, पैसा सैलरी टाइम से और ढंग की मिलनी चाहिए टीचर्स को। 7 साल की मुफ्त और फ्री एंड कंपलसरी, मुफ्त और मुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को पूरे देश के अंदर। सिखाने का तरीका मातृभाषा के अंदर होना चाहिए, वर्नैकुलर लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं बंगाली हूं तो बंगाली के अंदर, अगर मैं तमिल हूं तो तमिल के अंदर, तेलुगु हूं तो तेलुगु के अंदर, लाइक दैट। ठीक है। और आखिरी पॉइंट कि ये पॉइंट 7वां पॉइंट गलत, ये डी पॉइंट 7 साल की कल्चर हिस्ट्री के बारे में गलत पॉइंट है। देख के ही समझ आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी की एक और पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा। गांधी जी ने सेकुलर एजुकेशन, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने की बात करी थी। और वर्धा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर है या महाराष्ट्र के अंदर है, एक बार आप मेरे को कंफर्म करके बताइए। सेकुलर एजुकेशन की बात करी थी गांधी जी के वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन में। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के अंदर सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और धर्म को दो अलग अलग हिस्सा रखा था। 7 साल तक, 7 ईयर्स तक बच्चों को फ्री में एजुकेशन और कंपलसरी जरूरी शिक्षा देने की बात करी थी। आज भी तो आर्टिकल 21A जो कि हमारा राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, ये भी तो आज यही बात करता है, एज राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट। That is what was the objective of this वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस was। गांधी जी ने सजेशन दिया था वर्धा एजुकेशन के अंदर, और गांधी जी ने लर्निंग बाय एक्टिविटी, करते करते सीखने को महत्व दिया था कि कोई भी क्रिया करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए आप सीख जाएं तो उसके ऊपर बच्चे को सबसे अच्छे से रिटेंशन होता है मेमोरी में, इसलिए दिस वॉज प्रमोटेड। और इसके बाद एक जाकिर हुसैन कमेटी भी बनी थी और इस पर सवाल सिविल सर्विस एग्जाम में पूछने की संभावना 99.99% है आने वाले सालों में। जाकिर हुसैन कमेटी एंड वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। 9th क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1931। Sardar Vallabhbhai Patel was the president of this session. Jawaharlal Nehru drafted the resolution of fundamental rights and the national economic program. Gandhi Urban Pact was endorsed by Congress during the session. 1931 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्र के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प के मसौदे पर तैयार करके उसको आगे प्रस्तुत किया था। इस सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा गांधी अरविंद समझौते का समर्थन भी किया गया था। इस सवाल, और आई बिलीव मी, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन या लाहौर कॉन्फ्रेंस और ये कराची कॉन्फ्रेंस, लाहौर सेशन और कराची सेशन 110% इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाहौर और कराची के बारे में यूपीएससी कितना पूछती है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन। तो प्लीज इसका आंसर दीजिए, गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई जरूर करो। शुरू हो जाओ आप सब लोग, फिर मैं आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन एनरिचमेंट ऑन दिस टॉपिक एज वेल। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। राइट ओके। सो गाइज अदर्स, प्रतिभा कह रही है 1, 2 and 3। दीपाली इज ऑल्सो सेइंग डी, कृष्णा इज ऑल्सो सेइंग डी, संकल्प ए, शशि वालिया सी, विकास डी, प्रतिभा डी, हेमंत कुमार सी कह रहे हैं, प्रिया मेहरा डी कह रही हैं। बाकी लोग जल्दी से अपना रिस्पॉन्स दीजिए, गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई तो करो यार बेटा। और हाँ, मैं कराची और लाहौर पे एक लेक्चर लूंगा शाम के 7 बजे वाले सेशन के अंदर। दीपाली बहुत जल्दी लूंगा, आई थिंक नेक्स्ट वीक ही लेता हूं। कुमारी सुप्रिया बी कह रही हैं। अदर्स आप लोग भी जवाब दें।
नरेंद्र सिंह डी, वर्षा बी, अरुण कुमार ए एंड संकल्प अगे। आप संकल्प डी कह रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी है। आप सब लोग सही हैं, 1 2 एंड 3। हालांकि ये ट्रिक हर जगह नहीं चलती, सब लोग डी कहते रहेंगे, 1 2 एंड 3 ऑल ऑफ दी अबव। पर हाँ, कराची सेशन 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जरूर हुआ था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने इस सेशन के अंदर एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प का मसौदा तैयार किया था। फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार, जो आज भी हम मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आज भी हमारे पास पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 के बीच में काफी फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, हमारे से कोर्स के अंदर भी हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ते हैं। इसके ऊपर एक मसौदा तैयार किया, एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन, और न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम या नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में भी उन्होंने एक मसौदा तैयार किया था। और हाँ, गांधी जी और अरविंद, अरविंद कौन थे? भारत के वाइसरॉय थे, लॉर्ड अरविंद नाम था इनका। अरविंद नहीं कह रहा हूं, अरविंद कह रहा हूं। इनके साथ गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का खात्मा करके संधि करी थी, अग्रीमेंट किया था, पैक्ट किया था, और उसको भी कराची सेशन में सबके सामने रखा। और कराची सेशन ही वो सेशन था जब भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार फांसी देने की बात कर रहे थे। गांधी जी के खिलाफ लोगों ने काले झंडे, ब्लैक फ्लैग्स भी दिखाए थे कराची रेलवे स्टेशन पे। कराची आज कहां पे आता है? पाकिस्तान। 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैव बीन रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? और गाइस, मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली कंसेप्चुअल। आपको देखने में फैक्चुअल लग रहा होगा, पर वाकई बहुत कंसेप्चुअल है और पूछा जा सकता है। प्लीज क्विकली इसका आंसर देने का प्रयास करें। क्विकली 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 स्टूडेंट्स, 10वें क्वेश्चन का आंसर दें। आपके पास 30 से 40 सेकंड की अवधि है, शुरू हो जाओ। और मजे की बात है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्र, आपकी सारी बेसिक बुक्स में है। बस आपको एक्चुअली रिवीजन की जरूरत है और कुछ नहीं है। 8 से 10 बारी रिवीजन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। करेक्ट आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। ओ यार, एक मेरी बात सुनो, अपन आजाद कब हुए? सर 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। ठीक है, ठीक है, इस दिन आजाद हुए। इससे पहले बने गए जो कानून थे वो क्या लागू रहेंगे जब एक बार भारत का संविधान बन जाएगा? नहीं सर। तो 1947 से पहले बने गए जो भी कानून थे वो दोनों खत्म हो जाएंगे। सीधी सी बात है। कब बना भारत का संविधान? सर 26/11/1949। अच्छा, पर सर हम 26 जनवरी 1950 से अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाते हैं और अज्यूम करते हैं कि इस तारीख से भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो केम इनटू एक्शन, भारत का संविधान शुरू हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान जिस तारीख से शुरू हुआ उसने सारे पुराने कानून रिपील कर दिए, निरस्त कर दिए, और ये इनसे कोई रिश्ता है ही नहीं इनका। ये तो आजादी के बाद किया ना। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बहुत कॉन्सेप्चुअल था, नहीं पता हो तब भी हो जाता। ठीक है, पर मैं देख रहा हूं प्रिया मेहरा, कृष्ण चौधरी, फॉरेंसिक ब्रेन, प्रिंस कुमार, आपने सब ने सही जवाब दिया है। अलका साकिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर स्टूडेंट्स। शशि वालिया ने भी इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। आई बिलीव मी, दिस इज ऑल्सो 30 सेकेंड क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ये सीरीज कर लोगे ना अपने आप ही तुम्हारी हिस्ट्री प्रिपेयर हो जानी है। हालांकि ये तो आज सिर्फ हम एक हिस्ट्री की सिर्फ क्लास लेकर आए हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, राइट? करिए करिए 11th क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए और बिना समय लगाए, बिना समय लगाए इस सवाल का जवाब दीजिए।
Who was chosen as the president of the Indian Independence League in June 1942? Rash Bihari Bose, Aurobindo Ghosh, Subhash Chandra Bose, none of the above. थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है ना, अपने आप इस सवाल का जवाब निकाल लोगे अपने आप। थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है, एक बार भी रीडिंग करी हुई है तो ये मेरी गारंटी है। एग्जैक्ट बता सकता हूं कहां पे आपने क्या पढ़ा होगा। सो मेजरली मेरे पास सी ही आ रहा है रिस्पॉन्स। अब आप सुनिए, एक था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, एक संस्था का नाम है जिसका मैं नाम बता रहा हूं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनी 1928 के अंदर सुभाष चंद्र बोस के हाथों से। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन 1942, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 के प्रेसिडेंट ये नहीं थे, राश बिहारी बोस थे। इसी दौरान जो सिंगापुर के अंदर प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध बंदी फंसे हुए थे, उनकी एक सेना बनाई गई जो आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से आगे जानी गई। तो 1942 के प्रेसिडेंट इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के राश बिहारी बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने इनसे कमान संभाली, सुभाष चंद्र बोस ने इनसे बाद में कमान संभाली। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और अयंगर ने 1928 के अंदर बनाई थी। पर क्वेश्चन क्या पूछा है? जून 1942। इट वाज राश बिहारी बोस। और ये आपका पॉइंट हर बेसिक बुक में लिखा है, पर हम मिस आउट कर देते हैं इसको। 12th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इतना शानदार क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं मिल सकता कहीं। बैटल ऑफ कोहिमा, RIN म्यूटनी, अगस्त ऑफर, INA ट्रायल। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमान्वित अनुसार काल क्रम में लगाएं, व्यवस्थित करें। पहली बात, कोहिमा का युद्ध, RIN रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी, अगस्त प्रस्ताव, ऑगस्ट ऑफर, एंड INA इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज ट्रायल। प्लीज 12th क्वेश्चन, प्रयास करिए इसका जवाब देने का, और जितना जल्दी करेंगे हम उतना जल्दी अगले सवाल पे बढ़ पाएंगे। Battle of Kohima, RIN mutiny, August offer, and INA trial. इसका सही आंसर है A. Battle of Kohima happened in 1944. RIN mutiny happened in February 1946. INA trial also happened in 1944-45. कोहिमा की हार के बाद जब कैदियों को पकड़ा गया, भारतीय आजाद हिंद फौज के लोगों को कैदी बनाया और उनको लाल किले दिल्ली लाकर उनके खिलाफ कोर्ट केस शुरू किया गया, उसको INA ट्रायल कहते हैं, जिसमें एक बार एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख, 3 व्यक्तियों को एक साथ कोर्ट के समक्ष रखा। गुरबख्श सिंह ढिल्लों, सहगल साहब और शाह नवाज खान, जो कि आज तक की सबसे बड़ी ऐसी कोई ट्रायल थी, लाल किले के अंदर शुरू करी गई थी। ऑगस्ट ऑफर तो यार 1942 के अंदर आया था। यू कैन अंडरस्टैंड 3142। सबसे पहले ऑगस्ट ऑफर आएगा, फिर बैटल ऑफ कोहिमा होगी,
ऑगस्ट ऑफर 1942 में आया था। बैटल ऑफ कोहिमा 1944 में हुई थी। कोहिमा कहाँ पे, नागालैंड में है या मणिपुर में है? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, इतना तो अपने देश के बारे में आप सबको पता होगा ही होगा। उसमें हारने के बाद अंग्रेजी सेना के हाथों भारत की आजाद हिंद फौज को पकड़ा, सैनिकों को पकड़ा, उनके खिलाफ कोर्ट केस चलाया गया। फॉर सन 44 सन 45 तक केस चलाया गया। सन 46 तक कुछ केसेस चले, पर फाइनली अंग्रेजों की नेवी, ब्रिटिशर्स की जो नेवी थी, उन्होंने बगावत कर दी, जिसको रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी कहते हैं। दिस हैपेंड इन February 1946, 18 फरवरी टू बी एग्जैक्ट, जहां पे बंबई में, बंबई के बंदरगाह पे, पोर्ट पे एक शिप खड़ा था, HMIS तलवार। इसके अंदर लोगों ने पेंट से लिख दिया दीवार पे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गो आउट ऑफ इंडिया, क्विट इंडिया। क्योंकि हमारे जो नेवी के सोल्जर्स थे, उनको ना खाना ढंग का मिलता था, अंग्रेजी गुलामी करनी पड़ती थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता था। बिकॉज ऑफ दैट दिस यूज्ड टू हैपन। करेक्ट आंसर इज ए। Let's move on to the next question, 13th question. Which of the following statements about the Government of India Act 1935 is not correct? Federal executive consisted of the viceroy, councillor and minister. Monarchies were established in the provinces. Viceroy was given special rights and the federal legislature had to be bicameral. भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संघीय कार्यकारिणी के वाइसरॉय, पार्षद एवं मंत्री इस सब में शामिल थे। प्रांतों में राजशाही स्थापित की गई थी। सूबेदार को विशेष अधिकार दिए गए थे और संघीय विधानमंडल का द्विसदनीय होना इसमें तय हुआ था। एंड यस, कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। यस, राइट। एंड यस, अगस्त ऑफर केम इन 1940। मैं 1942 में आपको क्रिप्स मिशन बताना चाह रहा था यार, तो उसके साथ जंबल अप हो गया है, पहले मैं बता रहा हूँ। क्रिप्स मिशन केम इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942। 1940 में आपका अगस्त ऑफर आया था। तो यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा, मैं वो 3-4 चीजों को एक साथ बताने के चक्कर में सैंडविच कर गया, 2 चीजों को मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ खुद को। 13th क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बी। 1935 में मोनार्कीज वर एस्टैब्लिश्ड इन द प्रोविंसेस। प्रांतों में राजशाही की स्थापना बेकार का पॉइंट है ये, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1935 एक्ट के अंदर फेडरल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या था? देखो, 1935 का कानून चाहता था भारत के अंदर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बने, अखिल भारतीय संघ बने, जिसमें भारत के प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतें प्लस भारत के प्रोविंसेस हों। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत को ये लिस्ट में बांट रहे थे, जिसमें फेडरल लिस्ट, संघीय सूची, स्टेट लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट, प्रांतीय सूची, प्रांतों की शक्तियां अपनी अलग, और कंकरेंट, समवर्ती, जिसमें प्रांत भी केंद्र भी दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, फेडरल एग्जीक्यूटिव के हेड वाइसरॉय होंगे, संघीय कार्यकारिणी के प्रमुख वाइसरॉय होंगे, प्रांतों के प्रमुख गवर्नर होंगे। पहला स्टेटमेंट सही है। वाइसरॉय को स्पेशल राइट्स दिए थे, बिल्कुल, उन स्पेशल राइट्स को वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, और फेडरल लेजिस्लेचर बाइकैमरल, बिल्कुल, द्विसदनीय बनाने की बात करी थी भारत के अंदर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जिसमें 11 में से 6 राज्यों की लेजिस्लेचर मतलब विधायिका को द्विसदनीय बाइकैमरल बनाने की बात करी थी। प्लीज याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, 14th, और हम बिल्कुल खत्म होने के आसपास आ गए हैं। 14th क्वेश्चन आपका असर्शन रीजनिंग का है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत पूछे जाते थे, मेरे को लगता है अब फिर से इनकी वापसी होगी। मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, अभी सारी चीजें बताई नहीं है। डायरची के बारे में नहीं बताया, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हम काफी समय ले चुके हैं इस क्लास में।
मैं चाहता हूं आप लोग भी जल्दी से फ्री हो। 2-3 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, हम उन्हें डिस्कस करें और फिर आप स्टूडेंट्स को मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलूंगा, स्वतंत्रता दूंगा, आप जा सकेंगे। इस सवाल का जवाब दें। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑगस्ट ऑफर प्रपोजल। रीजन कहता है उसका जवाहरलाल नेहरू रिमार्क्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनियन स्टेटस वाज like a holocaust, dead like a holocaust. अभिकथन और कारण दिए हैं, इनको जोड़ के बताएं प्लीज। हिंदी और इंग्लिश संस्करण दोनों आपके सामने हैं। एंड प्रिंस कुमार, कीप ऑन ट्राइंग मैन, रिवाइज करो यार, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करना, पढ़ना, याद करना, सब चीजें अपने आप होने लगेंगी। डूड प्लीज बी मोटिवेटेड यार, ये ऐसे चिंता में आओगे, टेंशन में आओगे, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आप स्टूडेंट्स को, आप टेंशन में मत आइए। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन रिवाइजिंग। मैं मानता हूं क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट है, पर ये आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि कितना मजबूत है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका बी। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस को बोला था डेड लाइक अ हॉलोकॉस्ट या डेड एज अ डोरनेल। यार कील ठोकते हुए देखा है आपने? एक बार दीवार में कील ठोक दी, उसके बाद वही कील निकाल के कहीं और ठोक सकते हो? संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पर यार ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये याद रखिएगा। दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया था, डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट किया था। डोमिनियन स्टेटस का मतलब जैसे कि कनाडा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि न्यूजीलैंड जैसे देश हैं आपके, जो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत काम करते हैं। ब्रिटिश सरकार अपनी ब्रिटेन में थी, पर रानी जो ब्रिटेन की है उनको अपनी रानी मानते हैं, उनके अधीनस्थ रहते हैं। अब तो अलग सिचुएशन है, अब तो डेमोक्रेसीज है, पर मैं तब की बात बता रहा हूं जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था। तो उसकी तरह भारत को भी डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी थी और भारत चाहता था आजादी। क्या मांगे भारत? आजादी। इस पार भी लेंगे आजादी, उस पार भी लेंगे आजादी। तो इंडिया में आजादी की मांग चल रही थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, but explanation is not correct. Both statements are correct, explanation is not correct. 15th question। 1947 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट 1947 के बारे में जो प्रोविजन बनाया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हम 1947 के बारे में पढ़ के आज की क्लास को विराम देंगे, तो प्लीज इसका जवाब जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी, दीपाली अगर आपको पढ़नी है तो आप अभी स्पेक्ट्रम पढ़ें यार, क्योंकि मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम, क्योंकि एक कंपाइलेशन है। एनसीईआरटी तो आप पढ़ना चाह रही हैं, आप पढ़ सकती हैं। बिपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा जो ब्लू कलर की बुक है, बहुत मोटी है, वो भी पढ़ सकते हैं। ये यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में नीरज मैं अभी आपको बताता हूं। अभी वैसे हालांकि हमारी सिविल सर्विस की क्लास है, पर मैं आपको उसके बारे में, आप 2 मिनट रुक जाएं तो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इसका सही जवाब है सी। देखो देखो, केवल 2, 3 और 4, 2, 3 एंड 4, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यार इंडिया के अंदर जो रैडक्लिफ कमिटी बनी थी, भारत के अंदर रैडक्लिफ कमिटी बनी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाने के लिए। इंडिया रैडक्लिफ लाइन बनाई गई थी इनके द्वारा, पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब आपका जो इंडिया से अलग होने वाला देश था, जिसके अंदर हमारा ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वो भी आता है। तो रैडक्लिफ साहब के अंतर्गत बनी थी, मैकमोहन के अंतर्गत नहीं।
और मैकमोहन लाइन कहां पे बनाई गई थी, ये भी मुझे बता दो। तो मैकमोहन लाइन मैं आपको पहले ही बताया था, इंडिया और चाइना के बीच में लाइन डिमार्केट करती है, भारत और चाइना के बीच में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपने आप ही गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट जब गलत हो गया तो आपको बाकी स्टेटमेंट देखने हैं। 1947 का इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया एक्ट, भारतीय की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग, बिल्कुल। भारत के लॉर्ड माउंटबेटन बने थे गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के जिन्ना बने थे गवर्नर जनरल। कायद ए आजम, पता नहीं क्या कैद करते थे, पर कैद ए आजम। और भारत के माउंटबेटन गवर्नर जनरल बने, जो कि अंग्रेजों ने ही अपॉइंट करे थे इस कानून के अंतर्गत। प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। यार रियासतों को ना ये लॉलीपॉप दिखाई कि चाहो तो भारत के साथ जुड़ जाओ, चाहो तो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। तो कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह, वो कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए, ऐसा आजादी, ठीक है। ऐसे ही हमारे हैदराबाद के निजाम भी काफी जोश में आ गए थे, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका जोश काफी ठंडा कर दिया था पुलिस को भेजकर। तो इस तरीके से ये भी प्रोविजन सही है। एंड फाइनली, ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कंट्रोल ऑन एनी डोमिनियन, बिल्कुल। इंडिया और पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ब्रिटेन, ये बात स्वीकार करी गई थी इस कानून के तहत। दोनों को स्वायत्तता देगा और दोनों चाहें तो कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना चाहें तो बन सकते हैं। भारत के अंदर जितने भी आईसीएस ऑफिसर्स थे ना, अब अभी आईएएस कहते हैं, उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स कहते थे, आईसीएस ऑफिसर्स। तो वो अब देखो ब्रिटिशर्स के अंतर्गत नौकरी करते थे, ब्रिटिशर्स तो रहे नहीं, तो आजाद भारत के लिए सेम तनख्वाह पे, सेम सर्विस कंडीशन पे, सेम सेवा शर्तों पे, बिल्कुल उसी सेवा शर्तों पे आजाद भारत के लिए भी कार्य कर सकते थे। ये अभी ऑफर करी गई थी चीज। अंग्रेजी राजा रानी महाराजा धीराज ये सारे टाइटल भी खत्म कर दिए गए थे। ये है आपका रेडक्लिफ लाइन, इन पाकिस्तान की बाउंड्री, इंडिया की बाउंड्री। अफगानिस्तान वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये आपको लाइन दिख रही होगी ना, इसे कहते हैं डूरंड, डूरंड लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये है रेडक्लिफ लाइन, जो कि सिर्फ वही नहीं, बांग्लादेश वाली साइड को भी रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। और ये चीन वाली साइड, ये देखो ऊपर, ये चीन, ये जो तिब्बत वाला इलाका है, चीन वाली साइड, इस साइड है आपका मैकमोहन लाइन। तो ये तीनों लाइनें ना याद रखनी है आपको, कहां पे रेडक्लिफ, कहां पे डूरंड, कहां पे मैकमोहन। यूट्यूब पे हमारी वीडियोस को लाइक जरूर से करना यार। यूपीएससी ग्रेड अप यूपीएससी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लीज जिस पे आप क्लास देख रहे थे, लाइक करिएगा वीडियोस को, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स पे। सब्सक्राइब करके ना ये जरूर प्रेस करना। रीजन, फायदे गिनाऊं, फायदे ही फायदे हैं। पहला फायदा, हमारी वीडियो जब भी अपलोड होंगी, जब भी लाइव क्लास होंगी, जैसे अभी हो रही थी, हमेशा टाइम से आपको याद दिला देगा कि आओ क्लास के अंदर। आप भूल जाओगे पर यूट्यूब आपको याद दिला देगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। दोस्तों, अगेन माय नेम डियर स्टूडेंट्स इज वसु कटारा, वीके सर कह सकते हैं आप मुझे। बहुत ही अच्छा लगा इस क्लास को लेकर। आपकी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आप सबको, चाहे इस साल दो चाहे अगले साल दो, मैं आप सबको बेस्ट विशेस कहता हूं। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इंडिया के अंदर जो प्राकृतिक आपदाएं की कंडीशन, जैसे साइक्लोनिक कंडीशन बनी हुई है, इनसे बच के रहें। अपनी मेडिकल फैसिलिटीज अपने पास रखें, दवाइयां अपने पास रखें, ताकि आप सब लोग रोबस्ट तरीके से, मजबूत तरीके से किसी भी सिचुएशन के साथ डील कर सकें। दोस्तों, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, मेरी बस यही विश है आपके लिए। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द फ्यूचर एंडेवर्स विच यू विश टू अचीव। गुड बाय गाइस, जय हिंद, आप सबको बेस्ट विशेस, बाय।